नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मेरा नाम राहुल सौमित्र है और जैसा कि जानते हैं कि हम ऐसा पॉडकास्ट कर रहे हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ में रहते हुए छत्तीसगढ़ के लिए बेहतरीन काम किया है, यानी सिल्वर स्टोरीज। छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे हो गए हैं और इन 25 वर्षों में ऐसे 36 चुनिंदा लोगों से हम बात कर रहे हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ को बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य किया है। तो इसी कड़ी में आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिससे आपका व्यक्तिगत बहुत फायदा होने वाला है। देखिए, एक समय एक कहावत थी, लोग गांव में कहते थे, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब। ये था, हो सकता है जो 90 के दशक के रहे, मिलेनियल बच्चे रहे हों, उन्होंने इन कहावतों का जरूर सामना किया होगा। लेकिन दौर देखिए बदला है। फिट रहना, अगर आप फिट ही नहीं है तो पढ़ क्या पाएंगे, है ना। अब चूंकि ऐसा वातावरण हो गया है, चाहे छत्तीसगढ़ का हो या देश का कोई भी इलाका आप उठा के देख लीजिए, फिट रहना बहुत जरूरी है। तो हमारे साथ आज बड़े मशहूर प्रोफेसर राजीव चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, यहां पढ़ाते हैं और इनका विभाग शारीरिक शिक्षा विभाग है। इनका महारत किन किन विभागों में, योग में है, खेल में है, इसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां यूनिवर्सिटी में निभाते हैं। 17 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हुई है। पोलैंड और जर्मनी जैसे देशों में बतौर विजिटिंग प्रोफेसर भी वहां पर गए हैं। तो राजीव जी, बहुत स्वागत, अभिनंदन IBC 24 के पॉडकास्ट में। धन्यवाद राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत ही अच्छा हूँ, एंजॉय करता हूँ और छत्तीसगढ़ में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे आपने मौका दिया, ये अवसर प्रदान किया। धन्यवाद मैं आपको देना चाहूँगा कि आप समय निकाल कर यूनिवर्सिटी से यहाँ पे आए। और चूँकि आजकल देखिए शारीरिक शिक्षा विभाग ये हर क्लासेस में होती है, लोग इस पे बहुत ज़ोर नहीं देते, हाँ पढ़ लेंगे, कर लेंगे, ऐसा होता है। लेकिन सबसे अहम होता है ये, अपने शरीर को कैसे फिट रखें, एक खिलाड़ी भी और एक आम इंसान भी। तो सबसे पहले ये हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है, ये विभाग, ये डिपार्टमेंट शारीरिक शिक्षा कितना ज़रूरी है? चूँकि मुझे ये लगता है कि भाई हम अब बंगला और गाड़ी में तो रहते नहीं, इसी शरीर में रहते हैं, जीवन पर्यंत इसी शरीर में रहते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। राहुल जी, जैसा पहले आपने बताया था कि एक ऐसी मानसिकता थी समाज में हुँ, कि अगर खेलेंगे तो हम खराब होंगे, हुँ, लेकिन अब सब कुछ एक ये धारणा बदल चुकी है। हुँ, वास्तव में देखा जाए तो शरीर शिक्षा का वास्तविक अर्थ को लोग नहीं जानते हैं। हुँ, युवा पीढ़ी को जानना चाहिए कि वास्तव में शरीर शिक्षा का अर्थ क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। हुँ, यदि हम शारीरिक शिक्षा के अर्थ की बात करें तो होलसम डेवलपमेंट, एक चहुमुखी विकास से संबंध रखती है। एक भ्रांति है समाज में कि हमारे केवल शारीरिक, जो आपने कहा, भौतिक शरीर की ही वृद्धि होती है, विकास होता है। जैसे भौतिक शरीर से मेरा अर्थ है कि जन्म हुआ, वृद्धि हुई, एक स्थिरता आनी शुरू होती है, उसके कुछ दिन बाद शरीर क्षीण होना शुरू होता है, अंत में कहानी खत्म, मृत्यु होती है। इस केवल भौतिक शरीर के या एक एक उसको सुदृढ़ करने के लिए केवल शरीर शिक्षा की उपयोगिता नहीं है। हुँ, इसमें विभिन्न आयामों का विकास होता है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, यहाँ तक कि संवेगात्मक विकास। और आज के दिन जो एक युवा पीढ़ी जिसमें कि विकास की कमी देखी गई है, डेवलपमेंट ऑफ सोल, आत्मिक विकास, आत्मा का विकास। तो कुल मिलाकर कि शरीर शिक्षा तो एक चहुमुखी विकास है। इस तरह की भ्रांति नहीं होनी चाहिए। और आज के दिन जो व्याधियां उत्पन्न हो रही हैं नई पीढ़ी में, खासकर तनाव उत्पन्न हो रहे हैं विभिन्न प्रकार के, छोटी-छोटी बातों पर छोटे एक नई उम्र के बच्चे एक आत्महत्या तक कर ले रहे हैं तनाव और अवसाद के कारण। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो शरीर शिक्षा और योग की है। हुँ, हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। और एक बात और, जैसे शारीरिक शिक्षा और योग की बात करें, स्पेशली योग की बात करें, योग में हुँ, इस तरह की क्रियाएँ हैं, ऐसी गतिविधियाँ हैं, जिनके आधार पर हम शारीरिक शारीरिक ही नहीं, केवल मानसिक विकास भी होता है। एक 70 के दशक में एक मान्यता थी, केवल हमारे देश में नहीं, एक वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी, कि शरीर और मन, बॉडी एंड माइंड दोनों सेपरेट हैं, अलग-अलग हैं। बॉडी एंड माइंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। शरीर में कुछ घटित होगा, अनिवार्य रूप से मन को प्रभावित करेगा। मन में कुछ भी घटित होगा, वो शरीर को अनिवार्य रूप से प्रभावित करेगा। और शारीरिक शिक्षा और योग के क्षेत्र में गतिविधियाँ दोनों को ही प्रभावित करती हैं, शारीरिक विकास भी और मानसिक विकास भी। आजकल तो बच्चे अपने मन पर नियंत्रण ही नहीं पा पा रहे हैं।
अगर मन को नियंत्रित करना, और मन के बारे में आप देखिए, मन में ड्युअलिटी है, दोहरापन है। वो आपका अच्छा भी सोचता है तो आपसे कुछ ऐसा भी करवा सकता है जो आपके लिए बड़ा खतरनाक हो। उसको आज की युवा पीढ़ी में नियंत्रित करना आवश्यक है। शारीरिक शिक्षा और यहाँ तक कि खेल के माध्यम से हम इन सभी एक आंतरिक क्षमताओं का विकास तक भी करते हैं। आध्यात्मिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है, और यहाँ तक कि सामाजिक विकास। आप देखिए, एग्जाम्पल ले लीजिए शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थी को या खेल का खिलाड़ी को, वो सबके साथ अच्छा सामंजस्य स्थापित कर पाता है। उसके सबसे अधिक दोस्त मिलेंगे, हमेशा खुश मिजाज रहेगा। और केवल यहां तक सीमित नहीं, यहां तक कि जैसे अभी वी हैव फेस्ड कोविड-19 पैंडेमिक, एक विश्वव्यापी महामारी का हमने अभी सामना किया कुछ दिनों पहले, कुछ वर्षों पहले ही। उस समय उद्देश्य हर व्यक्ति विशेष का था अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना। तो इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी खेल की, शारीरिक शिक्षा की और योग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपने देखा होगा उस समय जिससे हम कैद का जीवन जी रहे थे, एक अंदर बंद थे, एक अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे थे, ऐसी एक विश्वव्यापी महामारी का सामना कर रहे थे, हर व्यक्ति योग के प्रति, हर व्यक्ति का झुकाव था। क्योंकि जो हमारी दो ही प्रकार की रोग प्रतिरोधक क्षमताएं हैं, एक इनेट इम्यूनिटी है, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, आप दुनिया भर के शोध देखेंगे योग के क्षेत्र में, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में, कि योग के माध्यम से रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ते हैं, न्यूट्रोफिल बढ़ता है, बेसोफिल बढ़ता है, और दुनिया भर की साइंटिफिक स्टडीज योग के माध्यम से हो रहा है। योग के माध्यम से क्या क्या आपने कहा, क्या क्या बढ़ता है? जैसे हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता मीन्स हमारे ल्यूकोसाइट्स हैं। लेकिन हमारी युवा पीढ़ियों की सोच है कि योग हम क्या करें, हम योग उतना इंटरेस्ट नहीं, सोचते हैं कि हम बुजुर्ग हो गए, ऐसा सोचते हैं। लेकिन सबको करना चाहिए ना योग? नहीं, ऐसा तो नहीं है बुजुर्ग। किसी भी ग्रंथ में, एक तो ये इस भ्रांति को हमें इस सोच को हमें बदलना होगा। हाँ। और बदलने के लिए, क्योंकि आज का युवा है ना, केवल बातों से प्रभावित नहीं होता, लॉजिकली तर्क के साथ हमें उसको एक सिद्ध करना पड़ेगा। और वो विचारों पर आधारित बातों पर विश्वास नहीं करता युवा आज का, वो वैज्ञानिक आधार पर हमें उनको कन्विंस करेंगे, तभी वो एक प्रभावित होगा। और विभिन्न प्रकार की एक रिसर्च स्टडी, जितने भी शोध कार्य हैं आप देखेंगे। तो इससे बढ़िया गेस्ट हमारे पास क्या होगा? वैज्ञानिक आधार तो आप बताएंगे ना, जिनका इस बारे में रिसर्च है, जिनको चाणक्य पुरस्कार मिला है, वो बताएंगे। तो आप बताइए ना, वैज्ञानिक आधार योग का तो पहले हमारे जीवन में क्या महत्व है? चलिए हम सोचते हैं, मैं सोचता हूँ कि एक एज के बाद मैं योग करूंगा, ऐसा सोचता हूँ। अभी तो मुझे लगता है जिम करूं मैं, ये सोचता हूँ कि, लेकिन योग का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में? देखिए राहुल जी, योग के बारे में पहली बात तो कि एक समाज का एक तबका ना इसको किसी रिलीजन से, धर्म से जोड़कर देखता है। ये गलत है, बहुत ये गलत है। हाँ। लेकिन योग को हम धर्म से नहीं जोड़ सकते, इसको कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। यू विल बी एग्री विद माय स्टेटमेंट, मेरे एक सहमत होंगे मेरी बात से। कोई भी धर्म विश्वास पर आधारित रहता है, पूर्णतः विश्वास पर, फेथ पर आधारित है। सही बात जबकि योग फेथ पर आधारित नहीं है, विश्वास पर आधारित नहीं है। योग में 3 विशेषताएं विद्यमान है। ये 3 विशेषताएं योग को बिल्कुल पृथक करता है, अलग करता है रिलीजन से। योग इज एक्सपेरिमेंटल, प्रायोगिक है। दुनिया भर के रिसर्च स्टडीज बायोमेडिकल साइंसेज में, एक डेटाबेस है डेटा बैंक का पबमेड, बायोमेडिकल साइंसेज में रेप्यूटेड नेम है उसका, बहुत ही एक सम्मानजनक नाम है। उसमें दुनिया भर के आपको वैज्ञानिक क्लिनिकल ट्रायल्स, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, प्रायोगिक अध्ययन मिलेंगे। दूसरी विशेषता जो पृथक करती है, योग इज एक्सपीरियंशियल, अनुभवी है। आप कीजिए, तत्काल प्रभाव दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल अनुलोम विलोम प्राणायाम का दीर्घकालिक प्रभाव भी दिखाई देंगे, कि आज आप कर रहे हैं तो हो सकता है कि जो उजागर हो प्रभाव उसके 1 हफ्ते बाद, 1 सप्ताह के बाद, 2 सप्ताह के बाद, महीने बाद। और योग इज एग्जिस्टेंशियल, योग का एग्जिस्टेंस, वो अस्तित्व में है, दिखता है हमें। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि उस रूप में दिखाई देता है। लेकिन अगर हम योग का पूर्ण रूप से लाभ लेना चाहते हैं तो वी शुड नॉट लिंक योग विद एनी रिलीजन। एक तो ये भ्रांति जो है इसको दूर करना होगा, और इसको धर्म से जोड़ के मत देखिए। हाँ, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल नहीं। धर्म से जोड़कर देखना तो दूर, धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है। हाँ, कोई संबंध नहीं भाई, सीधी सी बात है जी। और दूसरी क्या नहीं सोचना चाहिए, आपने बताया योग के बारे में। दूसरा, वैज्ञानिक आधार पर देखें, बच्चों के दुनिया भर के स्टडीज हैं। जैसे फिर योग के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करें, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम पर प्रभाव, रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र पर प्रभाव, इसके अतिरिक्त एंडोक्राइन सिस्टम पर प्रभाव, शरीर के विभिन्न सिस्टम्स हैं उन पर प्रभाव
सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्या अच्छी बात है कि अगर हम अपनी सांस पे ही नियंत्रण कर लें तो इससे बड़ी बात क्या होगी। तो ये तो योग से ही तो संभव है। योग में एक श्वास पर एक ध्यान काफी तरह के ध्यान है। अगर मॉडर्न कंसेप्ट्स की बात करें, आधुनिक वर्गीकरण की बात करें, तो दो तरह के ध्यान है, कंसंट्रेटिव मेडिटेशन है, एक माइंडफुलनेस मेडिटेशन है। तो लेकिन योग में एक शब्द है प्राण धारणा। प्राण धारणा का अर्थ है कंसंट्रेट ऑन द ब्रेथ, श्वास पर ही पूर्णतः ध्यान केंद्रित कर देना, वो भी एक प्रकार का ध्यान है। तो विभिन्न प्रकार की ध्यानात्मक गतिविधियां हैं और महर्षि पतंजलि ने तो परिभाषित किया है योग सूत्र में, योग को योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है कि चित्त की वृत्तियों को निरोधित करना, रोकना ही योग है। जब व्यक्ति विशेष चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित कर लेगा तो काफी हद तक वो अपने मन पर नियंत्रण पा गया है। और दूसरी बात, बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वान योग के क्षेत्र के वो मानसिक व्याधियों के बारे में, सेंसरी ऑर्गन्स की व्याधियों के बारे में बता चुके हैं। अगर मैं मनु जी की बात करूं, आपने शायद नाम सुना होगा मनु जी का। मनु ने कहा कि वी कैन कंट्रोल द डिफेक्ट्स ऑफ माइंड एंड सेंस ऑर्गन्स बाय प्रैक्टिसिंग योग, कि योग के माध्यम से हम मन की शैतानियत को नियंत्रित कर सकते हैं, सेंस ऑर्गन्स की शैतानियत को नियंत्रित कर सकते हैं। ये तो अच्छी बात आपने बताई। देखिए योग कितना इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब ने आपको ये बताया। अच्छा प्रोफेसर साहब ये बताइए ना कि जैसे आजकल की युवा पीढ़ी मोबाइल में लगी रहती है, मैं देखता हूँ इसी मोबाइल में वो शुरू होते हैं और इसी मोबाइल में काफी खत्म हो जाते हैं। मतलब 1-2 घंटे खत्म होने का मतलब मेरा ये है कि 1-2 घंटे इसी में बीत जाता है। पहले खेल को लेकर मत खेलो, पढ़ो। अब ये अभिभावक दबाव बनाते हैं कि भाई पढ़ो भी खेलो भी, ये दबाव बनाया जाता है। और देखिए यही वजह है कि सरकार भी खेल की कितनी प्रतियोगिताएं करा रही है। अपने छत्तीसगढ़ में देखिए ओलंपिक हो रहे हैं, अब बस्तर में ओलंपिक हो रहा है, कितने यहाँ पे कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी फिर पंडुम कार्यक्रम आने वाला है। लेकिन अब थोड़ा सा युवाओं का रुझान खेल से थोड़ा कम होता जा रहा है। जिनको इंटरेस्ट है वो तो खेल रहे हैं। तो खेल हमारे जीवन में कितना जरूरी है? खेल केवल प्रतियोगिता के लिए नहीं है, पहले तो ये भ्रम दूर होना चाहिए। केवल प्रतियोगिता के लिए खेल नहीं बना है। खेल में केवल अच्छे स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए, रिक्रिएशन के लिए, अपने रिक्रिएशन के लिए भी खेलों में सहभागिता करनी चाहिए। लेकिन जब तक समाज में धारणा बनी रहेगी कि केवल प्रतियोगिता और प्रतियोगितात्मक खेलों का एक नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहे हैं आजकल। आप देखेंगे ड्रग्स, एक डोपिंग का एक इश्यूज आ रहे हैं। मैं अभी एक उसमें खेलो इंडिया में गया था मैं भी, तो वहां पर नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, जो टेस्ट करती है, आपका ब्लड लेगी, उन ब्लड के आधार पर वो यूरिन का कलेक्शन करेंगे और उसके आधार पर आपको कि आपने कुछ मादक पदार्थ का सेवन किया है या नहीं किया। तो अनाउंसमेंट किया उस नाडा ने की टीम ने कि अब डोपिंग टेस्ट होगा, तो कुछ खिलाड़ी तो छोड़कर ही मैदान को भाग गए। इसका अर्थ हुआ कि हाँ वो एक कुछ ना कुछ उन्होंने मादक पदार्थ का सेवन किया है। और तो ये प्रोफेसर साहब वो तो खेल में रहने के बावजूद नशे का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, वो दूसरे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रतियोगिता, कंपटीशन जहां अच्छे प्रदर्शन के लिए। हाँ, लेकिन लेकिन वो तो नुकसान होगा ना आगे चल के। नहीं, अभी तो मेडल मिलेगा उनको, लेकिन बाद में दीर्घकालिक प्रभाव कितने नकारात्मक होंगे उनकी कल्पना नहीं कर सकते आप। दीर्घकालिक उसका नुकसान है। बिल्कुल। तो डाइट भी अच्छी होनी चाहिए, कहने का मतलब। और डाइट तो एक बैलेंस, एक संतुलित आहार तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन संतुलित आहार के साथ साथ एक कंट्रोल भी होना चाहिए, अपना एक रूटीन ठीक होना चाहिए, जीवन शैली ठीक होनी चाहिए, समय पर उठना, समय पर सोना, रिकवरी। देखिए कोई भी सहभागिता करता है खेल में, थकान तो होगी, थकान के लिए रिकवरी चाहिए। अगर मान लीजिए आज बहुत अच्छा अभ्यास किया किसी भी खिलाड़ी ने, रिकवरी के लिए पूरी रात अच्छी नींद चाहिए, वो सोया नहीं, रात को अपने दोस्तों के साथ टहलता रहा, रिकवरी नहीं हुई। जो सहभागिता में जो परफॉर्मेंस डाउन हुई थी वो अपने नॉर्मल स्तर पर भी नहीं आई, उससे पहले अगले दिन फिर लोड दे दिया, फिर भार दे दिया, तो परफॉर्मेंस क्या है, उसका प्रदर्शन बढ़ने की बजाय घटना शुरू होगा। तो जीवन शैली, खान पान, हर चीज, ऐसा नहीं है कि खेल में प्रदर्शन केवल एक क्षेत्र से संबंध नहीं रखता है। बहुत ऐसे कारक हैं जो अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं खेलों में अच्छे प्रदर्शन के लिए। दूसरी बात, केवल प्रतियोगितात्मक नहीं, प्रतियोगिता के अलावा अच्छे स्वास्थ्य के लिए, रिक्रिएशन के लिए भी खेलों को अपनाना चाहिए। आज के दिन अभी एनईपी की बात करें हम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में है, उसमें तो समग्र विकास की बात की गई है। समग्र विकास से यहाँ अर्थ है
शरीर मन बुद्धि आत्मा का एकीकृत विकास। जब शरीर मन बुद्धि और आत्मा का एकीकृत विकास, हाँ, ये अपनी नई शिक्षा नीति है। नई शिक्षा नीति का मेन एक। हम्म, और एकीकृत विकास की बात करें, शरीर मन बुद्धि आत्मा। शरीर विकास में शरीर गतिविधियां, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, ये सब सहभागिता करेंगे तो विकास होगा। ये प्रोफेसर साहब इसलिए भी होगा ना कि कई बार आप एक विषय में महारत हो जाते हैं और आप आईएएस आईपीएस की एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन जब स्ट्रेस आता है तो आप प्रॉब्लम में घिर जाते हैं। बिल्कुल, तो ये जो आप नई शिक्षा नीति बता रहे हैं, तो अगर आत्मा का भी विकास होगा, शरीर का भी विकास होगा, इसीलिए तो नई आप शिक्षा नीति में स्पष्ट रूप से कि बैग का वजन कम कीजिए, दूसरे क्रियाकलाप, दूसरी गतिविधि करिकुलम में, पाठ्यक्रम में सम्मिलित कीजिए, जिससे कि मानसिक विकास भी हो, बौद्धिक विकास भी हो और आत्मिक विकास भी हो, जिसके लिए कुछ ऐसी नैतिक शिक्षा, एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तो एक नैतिक शिक्षा, एक करिकुलम में मोरल साइंस। और एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, भारतीय ज्ञान प्रणाली को सम्मिलित किया गया। देखिए, ये एक 1938 में, नहीं 68 में एक शिक्षा नीति बनी। ठीक है, शिक्षा नीति बनी क्योंकि देश आजाद हुआ था 47 में। उससे पहले, आजादी से पहले 1835 में मैकाले की शिक्षा नीति बनी। शिक्षा नीति बनी, उनका उद्देश्य एक ही था, कॉलोनाइजेशन हुआ। इसका अर्थ था कि भाई हम अगर एक भारतीय ज्ञान प्रणाली को नहीं हटाएंगे तो हम ठीक से राज नहीं कर पाएंगे। उन्होंने ऐसी शिक्षा नीति बनाई जिससे कि उनका उद्देश्य था कि शरीर से तो भारतीय बने रहें, लेकिन आत्मा से वेस्टर्न कल्चर आए। और वो दिखता भी था, हम लोगों को पहले देखिए तो वो दिख भी रहा था। और आजाद हुआ देश। हाँ। आजादी के बाद दीर्घकालिक प्रभाव इसका पड़ा और आज तक भी प्रभाव दिखता है। आप देखेंगे, ऐसा हाँ। नहीं है कि आज पूरी तरह प्रभाव हट गया इसका। इसलिए 68 में शिक्षा नीति आई। उसके बाद कुछ परिवर्तन, नई शिक्षा नीति, एक और अगली शिक्षा नीति दूसरी बनी 86 में, 1986 में। उसके बाद 1992 में थोड़ा परिवर्तन हुआ उसमें। और ये जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, जिसमें चर्चा की गई है ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण जो एक चहुमुखी विकास करता हो, समग्र विकास करता हो, एकीकृत विकास करता हो। तो यही तो सब चाहते हैं कि उनका जीवन आगे बढ़े, चहुमुखी उनका विकास हो। अगर चहुमुखी विकास हो रहा है वो भी भारतीय दर्शन के तहत, भारतीयता के आधार पर, तो इससे बेहतरीन बात क्या हो सकती है। प्रोफेसर साहब देखिए, आपसे वैसे सब तो मिल नहीं सकते है ना, उसके लिए यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। आपके यहाँ जो शारीरिक शिक्षा विभाग है, आप उसके प्रोफेसर हैं, आप क्या युवाओं पर जोर देते हैं? आपका जोर क्या होता है? जैसे कि आपने एक फिलॉसफी बताई, मुझे बड़ी अच्छी लगी कि भैया हार और जीत, आप में हार को डिलीट कर दीजिए, आंशिक जीत है ना, आंशिक जीत। बिल्कुल। तो ये फिलॉसफी मुझे अच्छी लगी। आप अपने विद्यार्थियों को, जो युवा है, भाई यूनिवर्सिटी में तो युवा ही आएंगे ना, 16 साल के बाद ही वहां पर आते हैं, तो उनको क्या जोर देते हैं आप? देखिए, पहले तो ये जानना जरूरी है युवाओं को कि किस तरह के पाठ्यक्रम शारीरिक शिक्षा में होते हैं। शारीरिक शिक्षा में कुछ ऐसे पाठ्यक्रम है जो कि 10+2 12वीं के बाद है। जैसे 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीपीएड प्रोग्राम है, 4 साल का प्रोग्राम है, जो पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय में नहीं है। उसके बाद दूसरे प्रोग्राम जो ग्रेजुएशन के बाद है, 2 साल का बीपीएड है, 4 सेमेस्टर्स है, ग्रेजुएट बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद 2 साल का मास्टर डिग्री एमपीएड, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, 4 सेमेस्टर का। पीएचडी प्रोग्राम भी शारीरिक शिक्षा में, यहां तक कि डीलिट की उपाधि भी शारीरिक शिक्षा में प्रदान की जाती है। और इसके अतिरिक्त शारीरिक शिक्षा जो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का शारीरिक शिक्षा विभाग है, उसमें एमए इन योग की उपाधि का प्रोविजन भी वो प्रदान की जाती है। ये पहला बैच इस बार शुरू किया है। तो अब रही बात जो आपके प्रश्न पर आते हैं कि आप किस तरह की ट्रेनिंग, प्रशिक्षण या शिक्षा देते हैं। तो शिक्षा की बात करें तो करिकुलम है, थ्योरेटिकल पार्ट भी है और प्रैक्टिकल पार्ट भी है। प्रैक्टिकल पार्ट में देखिए, यहां से इनको एक अच्छे शिक्षक का निर्माण करने के लिए जो कुछ चाहिए वो सब हम करवाते हैं, क्योंकि बीपीएड करने के बाद स्कूल शिक्षक के लिए एलिजिबल हो। स्कूल में भाई अगर अच्छे शिक्षक प्रोड्यूस होंगे तो एक बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। और दूसरा, हायर एजुकेशन में खेल अधिकारी के रूप में जा सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जाते हैं। तो उस पाठ्यक्रम का निर्माण इसलिए ऐसा किया गया है, पहला तो उनका टीचिंग और ट्रेनिंग की प्रशिक्षण कैसे दिया जाए, प्रशिक्षण देने के कौन कौन से सिद्धांत हैं,
खेल दहेकी के बारे में बताया जाता है, और शरीर शिक्षा क्रियाकलापों का प्रभाव क्या पड़ता है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या है उसके, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या है उसके, सोशल इफेक्ट्स क्या है उसके, ये सब ये जो सिलेबस में है। और शरीर शिक्षा में तो कुछ ऐसे वैज्ञानिक विषय भी हैं जो विद्यार्थियों को पढ़ाए जाते हैं, किनेसियोलॉजी है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी है, बायोमैकेनिक्स है, इस तरह के विषय हैं। तो कुल मिलाकर यह भ्रम तो दूर करना चाहिए समाज से कि केवल शारीरिक विकास तक सीमित शारीरिक शिक्षा नहीं है। शारीरिक विकास तक केवल सीमित नहीं है, तो कहां तक है उसको जरा बताइए। शरीर बौद्धिक विकास भी है, मानसिक विकास भी है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बौद्धिक और मानसिक विकास तो होगा, स्ट्रेस तनाव ये सब चीजें तो आपको होंगी ही और नहीं ना। तनाव प्रबंधन आज के दिन तो हर व्यक्ति चाहता है तनाव प्रबंधन। हमारी जीवन शैली ऐसी हो चुकी है, हमारी जो प्रोफेशन, जिस भी व्यवसाय से हम जुड़े हैं, किसी ना किसी प्रकार का, हर व्यक्ति विशेष को किसी ना किसी प्रकार का मैं तनाव। आगे जाऊं इससे पहले ये पूछ लूं कि हमारा युवा स्ट्रेस में ना आए, तनाव में ना आए, उसे क्या करना चाहिए, क्या आप क्या उसको सलाह देंगे? देखो तनाव हमारा पर युवा या कोई भी वो तनाव से बचे, उस क्या सलाह देंगे आप? आपका प्रश्न बहुत ही सटीक है, और आज के दिन युवा को जानकारी होनी चाहिए। लेकिन ठीक प्रकार से युवा को तनाव शब्द को तो समझना होगा कि तनाव वास्तव में है क्या, स्ट्रेस है क्या। देखिए समाज में चेंजिंग सिचुएशंस हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, वो एज स्टिमुलस हम पर प्रभाव छोड़ता है, हमारा बॉडी रेस्पॉन्ड करती है उसको किसी न किसी रूप में। तो नॉन स्पेसिफिक रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टुवर्ड चेंजिंग सिचुएशंस, यानी चेंजिंग सिचुएशंस के प्रति हम अनुकूलन अपना कर पाते हैं तो हम तनावग्रस्त नहीं होते। इफ वी आर अनेबल टू अकोमोडेट अवरसेल्व्स, यदि हम अपना अनुकूलन नहीं कर पाते हैं, इसका अर्थ हुआ कि हम तनाव की स्थिति में प्रवेश कर गए। ठीक, तो अनुकूलन करने के लिए हमें उन सब क्षमताओं को विकसित करना होगा, अच्छा, वो जिससे सामना कर पाए। और देखिए कोई भी व्यक्ति तनाव विहीन तो हो ही नहीं सकता, वो जीवन है तो तनाव रहेगा ही। तो देखिए दो शब्द हैं, एक स्ट्रेस है, एक डिस्ट्रेस है, एक यूस्ट्रेस है। अगर व्यक्ति को यूस्ट्रेस ओके, यूस्ट्रेस वो है जो हमारे जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाता है। ठीक है, सकारात्मक। अगर यूस्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्ट्रेस नहीं होगा, वो व्यक्ति अपने जीवन में प्रगति कर ही नहीं सकता। तो ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड, जितना चाहिए। अब प्रश्न उठेगा कि भाई ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्ट्रेस कितना है, कितने लेवल का हमें स्ट्रेस होना चाहिए? तो इसकी कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेशन, परिभाषा नहीं है। हो सकता है वह आपके लिए ओवर स्ट्रेस हो, मेरे लिए यू स्ट्रेस हो, क्योंकि वो निर्भर करेगा व्यक्ति की संवेदनशीलता पर कि व्यक्ति। अच्छा, सही आपने कहा कि उसके लिए तो बहुत स्ट्रेस की बात है, लेकिन मेरे लिए स्ट्रेस की बात नहीं। हाँ, मेरे लिए स्ट्रेस की बात है, ठीक है, हो गया। वो व्यक्ति की संवेदनशीलता पर निर्भर करेगा। तो हर व्यक्ति विशेष का ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्ट्रेस अलग अलग है, वो तो व्यक्ति ही जान सकता है कि किस लेवल के स्ट्रेस को मैं ऑप्टिमल की श्रेणी में रखूं। नहीं, बहुत लोग तो मैदान में रहते हैं, मैच देख रहे हैं, उतना खिलाड़ी स्ट्रेस नहीं लिया, वो इतना परेशान हो गए कि पूरा अपने आप को परेशान कर लिया, घर पहुंचे तो टीवी तोड़ दिया, ये कर दिया, ऐसा देखते हैं ना, विवाद हो गया, फोन पटक दिया अपना, कुछ भी ऐसा कर दिया, तो वो झेल नहीं पाए। खिलाड़ी के लिए तो नॉर्मल है, आपने बड़ी अच्छी बात बताई। नहीं तो उसका कारण है ना, उसकी वो व्यक्ति अधिक संवेदनशील है। हाँ, संवेदनशील, उसमें संवेदनशीलता, किसी कोई व्यक्ति संवेदनशील होता है, इमोशनली जुड़ा है बहुत उससे। बिल्कुल। हाँ, इमोशंस भी उसमें एक भूमिका अदा करते हैं, लेकिन वो निर्भर करेगा हमारी संवेदनशीलता पर, हमारे रिएक्शन पर। दो शब्द है, देखिए हम रिएक्ट करते हैं, दो शब्द हैं, एक रिएक्ट है, आमतौर पर हम रिएक्ट करते हैं ना, कोई क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होगी कि आपको कुछ कहा किसी ने, हम तुरंत रिएक्ट करते हैं। और कुछ लोग रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसको हिंदी में हम कहेंगे प्रतिबिंब। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पर मैं समझाना चाहूंगा, मान लीजिए कि हम रोड पर जा रहे हैं, ठीक है, और कोई व्यक्ति बाइक से, हम पैदल चल रहे हैं, वो आया और उसने हमें, लगभग हम बचे, बड़ी मुश्किल से एक्सीडेंट हो सकता था। हमारा मन, स्वाभाविक सी बात है, भला बुरा अंदर ही अंदर हम कहेंगे ना, वो हमारा रिएक्शन हो गया। अब बात करें और गहरी, अगर रिफ्लेक्शन की बात करें, प्रतिबिंब की बात करें, तो मन में ऐसे विचार भी तो उत्पन्न हो सकते हैं कि जरूर कोई घर का व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट रहा होगा, जल्दबाजी में रहा होगा, उसकी बाध्यता रही होगी, कोई ना कोई कारण होगा। हमारा मन इस प्रकार का प्रतिबिंब भी तो छोड़ सकता है। राइट, बिल्कुल होता है ऐसा कई बार। तो आज की युवा पीढ़ी रिएक्ट करती है, रिफ्लेक्ट नहीं करती। रिएक्ट तो कर रही है, रिफ्लेक्ट नहीं कर रही।
तो ये क्यों हो रहा है? अब अगर आपसे मैं पूछूं तो आज की पीढ़ी ये ऐसा क्यों कर रही है? पहले तो ये था, है ना? पहले तो ये इतनी संवेदनशीलता दिखती थी कि अगर लड़ भी गई गाड़ी तो लोग पूछते थे भैया इसको हॉस्पिटल, लेकिन आज तो पहले ही होता है कि भैया पैसा दे दो, तुम मेरा पहला अब पैसा। इसको और गहराई से समझे हाँ, तो ये डिपेंड करता है कुछ शक्तियों पर, जैसे कि योग में चर्चा की गई है अष्ट अब आ गए शक्ति। आप योग पे। हाँ, बताइए मतलब योग कितना जरूरी है? ठीक है। अष्ट शक्ति पर आगे नहीं, हम्म, आपने कहा ना ऐसा क्यों करता है, हम्म, उसको मैं एक दूसरी सामान्य भाषा में बताने का प्रयास करता हूं। हम्म, जैसे योग में कहा है कि एवरी इंडिविजुअल इज बोर्न विद द स्पिरिचुअल एनर्जी, कि हर व्यक्ति किसी ना किसी शक्ति के साथ पैदा हुआ है। और योग में एक शब्द है अष्ट शक्ति। अष्ट मीन्स 8, 8। हाँ, 8 स्पिरिचुअल पावर्स। योग में खासकर योग ऑफ मेडिटेशन, राजयोग की बात करें तो वी डेवलप 8 स्पिरिचुअल पावर्स, 8 आध्यात्मिक शक्ति। उन 8 आध्यात्मिक शक्तियों में से एक है टू पैक अप अवर फोर्सेस एंड रिएक्शंस, अपनी प्रतिक्रिया और ताकत को रोकने की शक्ति। हर व्यक्ति में नहीं होती, वो अपनी ताकत और प्रतिक्रिया को रोक नहीं पाता, ये भी एक शक्ति है, हर व्यक्ति की बस की बात नहीं है। बाय प्रैक्टिसिंग योग, बाय प्रैक्टिसिंग योगिक प्रैक्टिसेस, योग अभ्यास से, खासकर मेडिटेशन से, ध्यान से, यह आध्यात्मिक शक्ति विकसित होती है। और बची हुई 7 की बात भी करें यदि हम, जो कि बहुत जरूरी है, और ये आध्यात्मिक शक्तियां एक विद्यार्थी हर व्यक्ति विशेष के जीवन में विकास के लिए एक सकारात्मक भूमिका निभाती है। पहला है पावर टू डिस्टिंग्विश एंड डिस्क्रिमिनेट, भेद और पृथक करने की शक्ति, कि क्या सही है क्या गलत है उसकी पहचानना, वो भी तो एक शक्ति है। हो सकता है कि वो गलत है और हम समझ रहे हो कि वो सही है। एक शक्ति है पावर ऑफ गुड जजमेंट, अच्छा निर्णय लेने की शक्ति। हर व्यक्ति अच्छा निर्णय नहीं ले सकता, तो कुछ ये लोग जाने जाते हैं। तो ये सब शक्तियां योग में समाहित योग है। तो विकसित ये होती है। क्या क्या हम ये कह सकते हैं कि ये अच्छा निर्णय लेने की क्षमता बिल्कुल और दूसरी चीजें जो आप बता रहे हैं वो योग में समाहित है। बिल्कुल, अगर आप योग करते हैं तो ये सारे गुण आप में आ जाएंगे। स्वतः वाह! स्वतः यानी शारीरिक तो आप फिट हो ही रहे हैं, और दूसरी बात डॉक्टर साहब आपने क्या-क्या मुझे जरा बताते जाइए, मैं दर्शकों को बताऊँ। एक आपने कहा अच्छा निर्णय, और पहला है कि सही और गलत पहचानना, सही और गलत पहचानना योग के बाद पहला। पहला। दूसरा दूसरा अच्छा निर्णय लेने की क्षमता। अच्छा निर्णय लेने की क्षमता। तीसरा तो सबसे महत्वपूर्ण है, इंद्रियों को नियंत्रित करने की क्षमता। इंद्रियों को नियंत्रित करने की क्षमता। तो ये भाई सबसे महत्वपूर्ण है। 3 बेनिफिट है योग के। नहीं, तो, और बेनिफिट्स तो बहुत है, एक लंबी तो सूची 3 है। प्रमुख मान लीजिए आप। वैसे तो अष्ट शक्ति में तो 8 की चर्चा है, जिसमें से हाँ, 4 की चर्चा हो गई। एक तो हाँ। अपनी शक्ति और प्रतिक्रिया को रोकने की क्षमता, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं पहले। प्रोफेसर साहब यानी अच्छा समाज निर्माण करने के लिए जो मैं समझ पा रहा हूं इस साक्षात्कार से, योग की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है भाई। मैं जो समझ पाया हूं, क्या मैं सही हूं जो अभी समझाऊं आपके नहीं, इस इसलिए तो साक्षात्कार में? हाँ, योग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर इसीलिए अच्छा निर्णय लेने की क्षमता आ गई और सही गलत पहचानने की क्षमता आ गई, तो प्रोफेसर साहब सोचिए कितने लोग बच जाएंगे दूसरी चीजों से, व्याधियों से बचेंगे। व्याधियों से बचेंगे, बिल्कुल कितने स्ट्रेस से बच जाएंगे। हम रिएक्ट के बजाय रिफ्लेक्ट करेंगे। रिफ्लेक्ट करें। तो ये बड़ी अच्छी बात तो देख लीजिए, प्रोफेसर साहब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, इनके पढ़ाए बच्चे आपको हो सकता है पढ़ा रहे हैं, शारीरिक शिक्षा का ज्ञान दे रहे हैं। इन्होंने 3 महत्वपूर्ण, वैसे तो 8 शक्तियां हैं योग में, लेकिन 3 महत्वपूर्ण हमने बताया। ये बात तो हो गई, आपसे कुछ निकल रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए थोड़ा इंटरव्यू में और लंबा खींचूंगा क्योंकि हमारे दर्शकों का फायदा है। अब खेल का बताइए प्रोफेसर साहब, खेल का ये तो आपने योग का बता दिया, अब खेल का जैसे बचपन में हम लोग ऐसे खेल लिए भाई, कोई हमें कोई अंतर्राष्ट्रीय नहीं, मनोरंजन के लिए खेल लिए। तो हम खेल तो मनोरंजन के लिए रहे हैं, लेकिन क्या इस मनोरंजन के साथ साथ हमारा शारीरिक विकास भी हो रहा है? क्या जैसे आपने योग में बताया कई चीजें सही गलत पहचानने की, इसमें भी हमारा होता है? देखिए खेल खेल को मान हम, लीजिए मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, चलिए मैंने एक ही गेम खेला है क्रिकेट, अपने जीवन में ये मोस्टली देखिए खेला जा कोई रहा है। भी व्यक्ति हम्म, या कोई भी विद्यार्थी या कोई भी खिलाड़ी खेल को 2 रूपों में लेता है। 2 रूपों में, ठीक है। एक तो उसका प्रतियोगिता से कोई लेना देना नहीं है, हम्म, केवल मनोरंजन के लिए और क्षमताओं के विकास के लिए वो खेल में सहभागिता करते हैं। हम्म, दूसरा है एक प्रतियोगिता के रूप में खेल को अपनाना, व्यवसाय के रूप में खेल को अपनाना। हम्म, दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। दोनों अलग अलग हाँ, मुद्दे। व्यवसाय के रूप में है कि वो तो कैरियर ही बना लिया। बड़े बड़े आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पैदा हो रहे हैं, और कुछ खेलों में तो छत्तीसगढ़ का बहुत अच्छा स्थान है। तो अगर प्रतियोगिता के रूप में है तो नैतिक दायरे में रहकर हमें सहभागिता करनी चाहिए। अन्यथा हम अपने चित्त में बैठा लें इस बात को
कि वो लाभ की जगह हानि प्रदान करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर यदि डोपिंग, मादक पदार्थों का सेवन करके क्षणिक विकास करके मेडल जीतते हैं, लेकिन दीर्घकालिक रूप में वो कितने एक व्याधियों को आमंत्रित कर रहे हैं। जो प्रोफेशन ही बना रहे हैं, अपना प्रोफेशन बना रहे हैं खेल को, उनके लिए आपकी उनके सलाह लिए है। हाँ, ठीक है। हाँ, कि जो नहीं, आप ऐसा नहीं है। हाँ। आप देखिए जिम में वो प्रोटीन का सेवन करना हाँ, और ये ये करना, बढ़िया टॉपिक तो आपने बता दिया। हाँ, तो उस तरह का, तो हम शारीरिक गतिविधियों में सहभागिता से शरीर का तो निर्माण करें, प्रोफेसर वृद्धि साहब, करें। वो लोग होता है, वो लोग क्या होता है, वहां पे कंपटीशन होता है। अब जिम गए आप, तो एक बॉडी बनाया हुआ है, उसके अच्छे डोले सोले हैं, बढ़िया है, तो वो बताता क्या है, चूंकि वो बताता क्या है कि भैया मैं ये लेता हूँ, ये सप्लीमेंट लेता हूँ, ये चीजें लेता हूँ, तो वो सही है कि देसी तरीका अपना सही है, जो देसी तरीका वो है? कारण ये है कि वो हेल्थ का, स्वास्थ्य के सही कंसेप्ट को जानते नहीं, उसकी अवधारणा को नहीं जानते। WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1948 में स्वास्थ्य नाम के शब्द को परिभाषित किया कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। बिल्कुल सही। कि हाँ। बीमारियों की अनुपस्थिति ही अच्छे स्वास्थ्य का निर्धारण नहीं करती। कोई व्यक्ति कहे कि मैं सुदृढ़ हूं, बिल्कुल हूं, बीमार नहीं होता, मेरे स्वास्थ्य का स्तर अच्छा है, मे और मे नॉट भी, ऐसा नहीं है। तो पहली बात कि शरीर का आकार, एक बॉडी शेप हो और आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमें स्वास्थ्य केंद्रित सहभागिता करनी चाहिए, स्वास्थ्य केंद्रित सहभागिता करनी चाहिए खेल में। ऐसा नहीं है कि केवल हम अपीयरेंस पर, देखिए, यू विल बी एग्री विद माय स्टेटमेंट कि हम अधिकतर समय इस भौतिक शरीर के निर्माण में लगा देते हैं। हम सब देखिएगा, किसी ना किसी के इस गतिविधियों में हम भूल जाते हैं कि अपनी आंतरिक क्षमताओं का विकास भी करें कुछ। तो आंतरिक क्षमताओं के विकास के लिए कुछ गतिविधियों में सहभागिता करनी होगी। भौतिक से मतलब क्या है आपका? भौतिक शरीर मतलब जो दिखाई दे रहा है। आपने कहा ना, प्रो लेते हैं, बॉडी अच्छी दिखनी चाहिए, भौतिक जो दिखाई देने वाला शरीर, जो स्वतः नहीं निर्माण हुआ, आप बनाए किसी सप्लीमेंट को लेके। नहीं, स्वतः भी निर्माण हो रहा है, वही तो भौतिक शरीर है। हाँ, भौतिक शरीर है। अपने आप भी तो होना है निर्माण, कि वृद्धि अपने आप होनी है। तो वो ठीक है कि नहीं है? नहीं, वो तो है, लेकिन ऐसे विधियों को तो नहीं अपनाए जिससे नकारात्मक प्रभाव होने की संभावना रहे। तो कौन कौन सी विधि जरा बताइए ना। वो जैसे कि ड्रग्स की बात करें, मादक पदार्थों की बात करें, कुछ पदार्थ। ऐसे लेते हैं, आपको लगेगा कि बॉडी शेप लेते, बॉडी का आकार बदलेगा, बड़ा एक बॉडी बिल्डर टाइप लगेगा शरीर की, ये तो बहुत ही, लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव कितने नकारात्मक। ड्रग्स नहीं लेना है, दीर्घकालिक इसका बहुत बुरा प्रभाव है, दर्शकों समझ लीजिए। और प्रोफेसर साहब, इसके अतिरिक्त केवल प्रतियोगिता के लिए नहीं, रिक्रिएशन के लिए खेल में सहभागिता करें, अच्छे स्वास्थ्य के लिए करें, सोशल डेवलपमेंट संभव है, एक सामाजिक विकास होता है, इमोशनल कंट्रोल, एक खेल से इमोशनल कंट्रोल भी होता है, तो खेलना जरूरी है, इसका मतलब। एक मुझे आपके उससे कोरिलेट करने, एक सहसंबंध स्थापित करने के लिए अचानक स्पॉन्टेनियस मेरे मस्तिष्क में एक एग्जाम्पल आ गया। हाँ, बिल्कुल बताइए। वॉल्टर मिशेल की बात करें। वॉल्टर मिशेल बहुत एक बड़े एक मनोवैज्ञानिक हुए। ये एक कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, 1960 की बात है। 1960 में उन्होंने एक डिलेड ग्रेटिफिकेशन का सिद्धांत दिया हमें, थ्योरी। डिलेड मींस विलंबित संतुष्टि, विलंबित संतुष्टि। तो उन्होंने क्या किया, और उन्होंने एक टेस्ट किया, एक्सपेरिमेंट किया, एक परीक्षण किया, उसको कहा गया मार्शमैलो टेस्ट। मार्शमैलो टेस्ट में उन्होंने क्या किया 1960 में, कि 4 और 5 साल के बच्चे लिए, उनको सैकड़ों बच्चे एक कमरे में रखा, उनके सामने मार्शमैलो एक कैंडी होती थी उस समय, बड़ी बच्चे बहुत ही एक उसके प्रति आकर्षित होते थे, स्वादिष्ट लगती थी, बच्चों के सामने रख दी और उनसे कहा कि 15 मिनट तक इस मार्शमैलो को का सेवन नहीं करेगा, उसको एक और दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा। और दशकों तक उन्होंने इंतजार किया, लगभग 30 साल इंतजार किया, और 30 साल बाद उसमें से अधिकतर बच्चों ने वो मार्शमैलो कैंडी का सेवन कर लिया था, 15 मिनट तक अपने आप को नहीं रोक पाए थे। तो उन्होंने 30 साल बाद देखा कि जिन्होंने उस कैंडी का उपयोग नहीं किया था, वो शीर्ष पदों पर थे। और शीर्ष पदों पर थे, उसके साथ साथ 5 मुख्य परिवर्तन उसमें देखने को मिले। पहला परिवर्तन, हेल्थ स्टेटस बड़ा अच्छा था, एक सेल्फ कंट्रोल, स्वयं पर नियंत्रण बहुत अच्छा था उनका, स्ट्रेस कंट्रोल भी, तनाव पर नियंत्रण बड़ा अच्छा था उनका, और सोशल डेवलपमेंट बड़ा अच्छा था उनका। और ये देखा गया, तो एक वाक्य से मैं बताना चाहूंगा कि यह प्रदर्शित करती है, यह सिद्धांत जो
एक डिलेड रेक्टिफिकेशन, मतलब विलंबित संतुष्टि का सिद्धांत ये कहता है कि छोटे सुख को रोककर बड़े सुख की प्रतीक्षा करने की क्षमता, छोटे सुख को रोक कर रोककर बड़े बड़े सुख सुख की प्रतीक्षा करने की क्षमता जिस व्यक्ति में होगी, ओ, ये आपने हाँ, प्रेरणादायी वाक्य बता दिया। वही प्रगति छोटे करे। सुख की तरफ नहीं भागना है, हाँ, प्रोफेसर साहब की बात और नहीं है। योग हमें स्वतः विकसित करता है। और एक और, वो बड़े सुख की तरफ आपको ले देखिए जाएगा। वो छोटे बच्चे थे 4-5 साल के, हाँ, उनको कोई पास्ट एक्सपीरियंस तो था नहीं, कोई भूतकाल का एक अनुभव तो उनको कुछ था नहीं। अच्छा, जो उन्होंने क्या किया, हाँ, उन्होंने उस आकलन किया कि कौन कौन सी कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज, कौन कौन सी विधियों का उन्होंने उपयोग किया अपने ध्यान को हटाने के लिए। 3 मुख्य थे। पहला था, उनमें से जिन्होंने नहीं खाई थी, नहीं सेवन किया था 15 मिनट तक, उनमें से कुछ ने अपनी आंखों को बंद रखा, आंखों को बंद करके नियंत्रित कर पाए। योग में है ना, ध्यान, आंख बंद करके ध्यान करते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है। बिल्कुल। दूसरा, उन्होंने देखा कि उन्होंने उस कैंडी की तरफ से, मार्शमैलो की तरफ से ध्यान हटा लिया, उसकी तरफ देखा ही नहीं, इग्नोर किया, यानी उसको इग्नोर किया। एक जीवन में इग्नोर करना भी बहुत जरूरी होता है, हाँ, प्रोफेसर साहब। ध्यान बांटना, यानी भूलने की, योग कहता है ना कि भूलने की क्षमता, नकारात्मक जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनको भूलने की क्षमता विकसित करनी होगी। क्या बात है प्रोफेसर साहब। और कुछ तीसरा उनको देखा कि बच्चों ने तो कभी वो गुनगुनाने लगे, कितनी अच्छी बात है, म्यूजिक के महत्व को बताया कि वह भी एक तरीका है नियंत्रण का। और ये जो एक टेस्ट के माध्यम से जो, ये तो योग में है ना, योग से तो हम, तभी तो मैंने बात की थी, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में एक है अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने की क्षमता। इतनी बढ़िया बात आपने योग का इतने सरल तरीके से आपने परिभाषित कर दिया है, तो ये हमारे दर्शकों के लिए बड़ा आपने बढ़िया बात बता दिया, बहुत ही अच्छा। और एक चीज ये बताइए प्रोफेसर साहब, आपने खेल और योग के बारे में तो शानदार बातें बताई। इधर केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार शारीरिक शिक्षा विभाग में कितना काम कर रही है? क्या आप उससे संतुष्ट हैं कि और उन्हें सलाह देना चाहते हैं कि और इसमें बेहतर काम करें? नहीं, बहुत अच्छा है। अलग से खेल विभाग है छत्तीसगढ़ शासन में, युवा कल्याण एवं खेल विभाग है, जो समय समय पर प्रतियोगिताएं भी आयोजित करता है, यानी कि राज्य स्तर के पुरस्कार भी हैं, जिसमें कि बहुत अच्छी सम्मानजनक राशि, एग्जैक्ट तो मुझे राशि याद नहीं है अभी, लेकिन वो राशि प्रदान करती है, एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा का काम करते हैं। और एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, छत्तीसगढ़ में योग आयोग बना है। ये बहुत सारे राज्यों में नहीं, योग आयोग, बहुत राज्यों, बड़े बड़े राज्यों में योग आयोग नहीं है। और योग आयोग समय समय पर कार्यशालाएं, कैंप लगाता है, विभिन्न प्रकार के आयोजन करता है, जो कि कुल मिलाकर योग के प्रति जागरूक करता है समाज को। हाँ। तो योग आयोग की भूमिका है। और मैं यदि व्यक्तिगत रूप से मैं बात करूं अपनी, तो हम तो केवल एक विश्वविद्यालय स्तर पर, क्योंकि हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में ही अपने योगदान दे सकते हैं, नेचर ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा उत्तरदायित्व है हमारा। लेकिन एक और बात आपने कहा, फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा, सब, लेकिन जो ये फैसिलिटीज हैं, सुविधाएं, ये तो एक वैभव का केवल प्रतीक है। हम सब से मेरा अर्थ है कि हम टीचर्स, योग शिक्षक, प्रोफेसर्स, ये आदर्श के प्रतीक है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उत्कृष्टता के प्रतीक तो विद्यार्थी है ना। हाँ, तो उत्कृष्टता तो उन पर निर्भर करेगी, उसके प्रतीक है। तो प्रयास रहता है विश्वविद्यालय स्तर पर कि हम विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा दें कि वो अच्छा, उत्कृष्ट प्रदर्शन करें हर क्षेत्र में। तो कोई आपकी सलाह छत्तीसगढ़ सरकार से इस विभाग को, शारीरिक शिक्षा विभाग के लिए? नहीं, स्कूल स्तर पे, विश्वविद्यालय स्तर पर? देखिए, स्कूल, आपका इतना बड़ा अनुभव रहा है, स्कूल स्तर पर कंपलसरी किया जाए शारीरिक शिक्षा को, स्कूल स्तर पर कंपलसरी किया जाए, प्राथमिक से ही। क्योंकि देखिए, जैसी मकान की नींव होगी, भवन उतना ही मजबूत होगा। तो स्कूल शिक्षा तो एक नींव है, अगर नींव को मजबूत नहीं करेंगे तो भवन की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? राइट। तो नींव से ही बच्चे को जो अवधारणा है, और ये अवधारणा केवल बच्चों, तो क्या ये रोज होना चाहिए? क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग में अर्ध खेल ठंड में होता था, बस खेल प्रतियोगिता के समय, नहीं, प्रतियोगिता तक सीमित रखे थे उसको। प्रत्येक दिन सहभागिता होनी चाहिए। जैसे कि भाई आप हिंदी के पीरियड है, इंग्लिश के पीरियड है, साइंस के पीरियड है, मोरल साइंस के पीरियड है, दूसरे पीरियड वैसे खेल का उसी तरह से अनिवार्य रूप से खेल का एक समय देना चाहिए विद्यार्थियों, रोज देना चाहिए। रोज मान रहे हैं, रोज जरूरी नहीं खेल के रूप में, फिटनेस एक्टिविटी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर कभी किसी दिन एरोबिक्स करवा दिया, एरोबिक
देखिए बच्चे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के वैसे उनके प्रति इतने सब्जेक्ट रहते हैं, तो हाँ, 15 मिनट में हो सकता है, अगर 15 मिनट का पीरियड हो जाए, या आधे घंटे जरूरी है? नहीं, 15 मिनट तो थोड़ा सा कम 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 समय रहेगा, आधे घंटे का लेकिन पीरियड। नहीं, आधे घंटे से 45 मिनट भी पर्याप्त रहते हैं। हाँ, 45 मिनट 45 मिनट तक 45 मिनट का एक पीरियड होना ही चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल होना आप ये चाहिए। सरकार को सलाह दे रहे हैं जी, जी। कि छत्तीसगढ़ में स्कूल स्तर पर ही 45 मिनट का एक पीरियड होना चाहिए और कम से ये कम। रिसर्च स्टडीज प्रूव कर चुकी हैं, अगर हम्म। शारीरिक विकास होगा, मानसिक व्याधियों से पीड़ित विद्यार्थी नहीं होंगे, तो बौद्धिक विकास और भी होगा। यही तो हमारी नई शिक्षा नीति भी कह रही वही है। कह रही, जी, वही जी। बात आप कह रहे हैं। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। बात अभी स्कूल स्तर पर उस तरह से नहीं है, व्यापक स्तर पे नहीं है छत्तीसगढ़ नहीं, में। काफी हद तक है, लेकिन और एक सुधार की आवश्यकता होना चाहिए। और दूसरा, जागरूक नहीं होंगे तब तक। लेकिन स्कूल लेवल में मान लीजिए विद्यालय में आपने कर दिया इम्प्लीमेंट, बच्चों तक ज्ञान दे दिया, जब तक पेरेंट सपोर्ट नहीं करेंगे पेरेंट्स को, ठीक है। तो पेरेंट्स को भी जागरूक करना चाहिए ना। हम्म। पेरेंट्स भी, जो आपने शुरुआत में ही, शुरुआत हमारी वहीं से हुई थी, आपने कहा था कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ो लिखोगे तो बनोगे नवाब। हाँ। ये मानसिकता दूर होनी चाहिए ना। ये लगभग दूर हो गई है प्रोफेसर साहब। अब वो हाँ, तो काफी हद तक दूर हो गई। काफी हद तक अभी काफी भी हद है क्या? मैं नहीं, देख रहा हूँ कि अब जो अपने पेरेंट्स ये हैं मानसिकता तो दूर हो गई है, हाँ, लेकिन जहां तक है वो तुलना करें तो खेल को उतना जितना महत्व मिलना चाहिए उतना महत्व नहीं मिला अभी। ओ ये बात, और खेल को महत्व मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। हाँ ठीक। अच्छा, आप प्रोफेसर साहब, आप तो दूसरे देशों में भी गए। आप पोलैंड में विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर गए, जर्मनी में भी शायद आप गए वहां पे जर्मनी visiting में, जी। तो वहां की तुलना अगर यहाँ से करें तो वहां आपने क्या पाया, भारत और उन देशों में? देखिए वहां वो खेल और योग को कितना महत्व देते हैं, क्योंकि योग तो हमारा है। नहीं, वहां का तो एक मुझे देखा, विद्यार्थी अपने स्तर पर ही सहभागिता करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। कोचिंग बहुत अच्छे, कोचिंग का स्तर बहुत अच्छा है, साइंटिफिक ट्रेनिंग देते हैं। अगर खासकर एक नई पीढ़ी तो बहुत अच्छा सीख रही है, लेकिन विद्यालय स्तर पर हर स्कूल में तो हमारे यहाँ योग शिक्षक नहीं है, हर विद्यालय में तो शरीर शिक्षक नहीं है। जहां पर एक निपुण, एक ट्रेंड, प्रशिक्षित शिक्षक है, वो तो एक अच्छा ज्ञान प्राप्त कर रहा है, अच्छी गतिविधियां करवा रहे हैं, शरीर गतिविधियां स्कूलों में। लेकिन जहां पर प्रशिक्षक ही नहीं है, वो तो हो सकता है ऐसी गतिविधियां बच्चे अपने आप करते हो जो जिसके कि सकारात्मक प्रभाव नहीं, नकारात्मक प्रभाव पड़ते हो। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसी एक्सरसाइज होते हैं जो हमारे नी पर नकारात्मक प्रभाव छोड़े। तो उन सब की क्या सही है, क्या गलत है, यह जानकारी होना भी जरूरी है, और वो बिना प्रशिक्षित शिक्षक के नहीं हो सकता। और एक और बात मैं सुझाव देना चाहूंगा, यदि आपके चैनल से ये एक बात पहुंचे, जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, जितने भी एक नीतियों का निर्माण करते हैं उन तक, तो समय समय पर कैंप का आयोजन हो, समय समय पर। लेकिन वो केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं, प्रशिक्षकों के लिए, क्योंकि लेटेस्ट नॉलेज है। भाई, ज्ञान में तो वृद्धि हमेशा होती रही है, जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं अपडेट तो करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, ट्रेनर को भी अपडेट करना पड़ेगा। तो दो है, केवल ट्रेंड नहीं, नई चीजों का नहीं, रिफ्रेश भी तो करें। वो भूल रहे हैं, उनको रिफ्रेश भी तो करें। बिल्कुल। और कोई प्रोफेसर साहब सुझाव आपका? नहीं, सुझाव तो बहुत एक लंबी है, कभी जी बहुत हो जाएगा। चलिए, फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। आपने योग को और खेल को हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट रोल है वो आपने बताया। और भाई, सिर्फ प्रतियोगिता तक ही आप खेल को सीमित मत रखिए, इन्होंने कहा। और प्रोफेसर साहब ने एक बात और कही है जो इनकी फिलॉसफी भी है। देखिए, हार नहीं होता, आंशिक जीत। एक जीत होती है और एक आंशिक जीत होती है, यानी हार को अपने दिमाग से आपको डिलीट करना है। और दूसरी बात, एक बड़ी काम की बात कही है प्रोफेसर साहब ने, जो इनका रिसर्च है, इस पर इन्होंने फोकस दिया है कि तत्कालिक सुख के लिए, छोटे सुख के लिए बड़े सुख को मत आप त्याग दीजिए। भाई, अगर तत्कालिक सुख की तरफ आप भागेंगे तो बड़े सुख से वंचित रह जाएंगे। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नमस्कार। नमस्कार।